एक लड़की प्यार करके अपने प्रेमी से शादी करती है और उसके बाद अचानक से जब प्रेमी की तबीयत खराब हो जाती है तो वह उसे अकेला छोड़ देती है और किसी और लड़के से शादी कर लेती है। यहाँ पर प्रेमी का कोई भी नहीं था, वह पूरी तरह से अकेला रह जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब लोगों को इस कहानी के बारे में पूरा पता चलता है तो उस लड़की की वाहवाही करने लगते हैं। कौन थी वह लड़की और ऐसा बुरा काम करने के बाद भी लोग उसकी वाहवाही क्यों करते हैं, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। मुंबई के अंदर एक अनाथ आश्रम होता है, जिस अनाथ आश्रम के अंदर एक अंजलि नाम की लड़की रहा करती है। बचपन से ही वह इस अनाथ आश्रम में है और यहीं पर रहकर वो इतनी बड़ी हुई है। उसी के साथ उसी अनाथ आश्रम के अंदर एक संतोष नाम का लड़का भी रहा करता है और वह अंजलि की हम उम्र का ही है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ स्टार्टिंग में तो इन दोनों की दोस्ती होती है, लेकिन जैसे ये लोग बड़े होते हैं तो बड़ा होने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। पहले इनकी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट होती है और उसके बाद अंजलि और संतोष दोनों के दोनों कॉलेज में पढ़ाई करने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। यहाँ पर अब ये लोग खुद से मेहनत किया करते और पैसे कमाकर एक दूसरे को पढ़ाई में सहारा भी लगाया करते और एक साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तभी यहाँ पर इन दोनों को लगता है कि अब हम लोग जवान हो गए हैं तो क्यों ना हम लोग शादी कर लें, और दोनों अपने अपने पैसों को इकट्ठा करके उन्हीं पैसों से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और किसी को भी इनकी जिंदगी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। संतोष और अंजलि अब जब शादी के बाद नौकरी करने लगते हैं तो यहाँ पर जो अंजलि है वो कहने लगती है कि देखो, बच्चे हम जब पैदा करेंगे उससे पहले हमारे पास अपना घर होना चाहिए। तो संतोष को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और वह भी उसकी इस बात के लिए मान जाता है। पति पत्नी बहुत सारी मेहनत करते हैं किराए के मकान में रहकर और धीरे धीरे करके इतने पैसे जोड़ लेते हैं कि जिन पैसों से वो अपना एक छोटा सा मकान तो खरीद ही सकते हैं। यहाँ पर उनके पास डाउन पेमेंट देने के लिए पैसे हो गए थे, बाकी वो लोग लोन करवाने वाले थे और ऐसा करके वो मुंबई के अंदर एक छोटा सा अपना सपनों का घर खरीद लेते हैं, जिस घर के अंदर वो लोग रहने वाले थे। यहाँ पर संतोष ने इस घर को अपनी पत्नी अंजलि के नाम करवा दिया था, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के इस दुनिया में थे, उनके अलावा उनका अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ पर उसके बाद ये लोग अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहे थे और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। दोनों पति पत्नी मेहनत करते, कुछ पैसा इकट्ठा करते और उसके बाद इस घर की जो किस्त होती है उसको भर दिया करते और साथ में उनका घर का गुजारा भी अच्छी तरह से हो रहा था। शादी को अभी लगभग 2 साल ही बीते थे और यहाँ पर जब ये सोचते कि कोई बात नहीं, अब हमें अपना बच्चा कर लेना चाहिए, उसी दौरान एक शाम जब उसका पति नौकरी से लौट रहा था, यानी कि संतोष जब नौकरी से लौट रहा था, तो उसकी पत्नी के पास फोन आता है और वो कहने लगता है कि देखो, तुम थोड़ा जल्दी आ गए हो घर पे, तो ऐसा करना, खाना बना लेना, आज हम लोग घर पर ही खाना खाएंगे। तो यहाँ पर पत्नी बड़ी खुश होती है, क्योंकि अक्सर वो यही चाहती है कि पति घर पर खाना खाए, लेकिन पति अपनी पत्नी की थकान को देखकर मोस्टली बाहर ही उसे खाना खिला देता है और इस बात से वह काफी ज्यादा परेशान रहती है। कहती है कि घर का खाना खाएंगे। इसी वजह से अंजलि ने अपनी ड्यूटी को, जो छुट्टी का टाइम था, उसको 1 घंटे पहले करवा लिया था, ताकि 1 घंटे पहले वो घर पर आकर उसके लिए खाना बना सके और दोनों बैठकर घर पर खाना खा सके। लेकिन चूंकि पति संतोष से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, इसी वजह से यहाँ पर वह पत्नी को खाना नहीं बनाने देता है। कहता है कि तू दिन भर काम किया करती है, इस तरह से अब तू यहाँ पर भी काम करेगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और कोई बात नहीं, खाना हम लोग बाहर से ले आएंगे और ऐसे ही रहने दे। यहाँ पर जब उस दिन पति उसे खाना बनाने के लिए कहता है तो पत्नी बड़ी खुश हो जाती है और खुश होकर कहती है कि ठीक है, आप आ जाओ और मैं खाना बना देती हूँ। पत्नी घर पर खाना बनाती है और थोड़ी देर में जो पति होता है वह भी घर पर आ जाता है। खाना बन चुका था और यहाँ पर जो पत्नी होती है खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। पति भी बैठ जाता, पत्नी बैठ जाती है और दोनों बैठकर उस खाने को खाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर जब पति खाना खा रहा था तो उसका जो खाना होता है वह गले में अटक जाता है और वह जोर जोर से खांसने लगता है। पत्नी तुरंत के तुरंत अपना खाना छोड़कर खड़ी होती है, उसकी पीठ को थपथपाती है और उसके बाद उसे पानी पीने के लिए देती है, उसके सर को रगड़ती है। ये सब कुछ देखकर पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि ये सब जो कुछ मेरी पत्नी कर रही है, ये तो एक माँ ही अपने बच्चे के लिए किया करती है, लेकिन यहाँ पर देखो कैसी विडंबना है, माँ को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, पत्नी ने ये सब कुछ मेरे साथ किया है।
ऐसा देखकर वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है और आंखों में आंसू ले आता है। पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, अभी खाना ठीक नहीं हुआ क्या? तो यहाँ पर पति कहता है कि नहीं, खाना तो ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारे इस प्यार को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो पत्नी कहने लगती है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो यहाँ पर जो पति होता है संतोष, वह बताने लगता है कि जिस तरह से तुमने अभी अभी मेरा ख्याल रखा, उस तरह तो एक माँ ही बच्चे का ख्याल रखा करती है, लेकिन तुमने मेरा एक बच्चे की तरह ख्याल रखा। तो इस बात को देखकर मुझे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने अपनी माँ को तो देखा ही नहीं था, लेकिन तुम्हारे अंदर ही आज मुझे माँ का सा प्यार दिखाई दे रहा है। इस बात को सुनकर पत्नी हंसने लगती है और यहाँ पर जो पति होता है वह भी अपनी आंखों के आंसू को पहुंचता है और कहता है कि हाँ, सच में ही तुम मेरी माँ के इस बराबर हो, क्योंकि इसी तरह से तुम हर चीज के लिए मुझे रोका टोका करती हो। तो यहाँ पर दोनों एंजॉय से अपना खाना खत्म करते हैं और उसके बाद आराम करने के लिए चले जाते हैं। रात को सोते समय यहाँ पर जो पति होता है उसके दिमाग में ये बात बार बार घूम रही है और वह कहने लगता है कि देखो अंजलि, अगर मुझे कभी भी कुछ भी हो जाए तो तुम मुझे छोड़कर मत जाना, चाहे मैं तुमसे कितनी ही बुरी बात कह दूं या कोई भी बात हो। अगर कोई बात भी है तो उसको बाद में हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन ऐसा मत करना जैसा आजकल होता रहा करता है कि लोग एक दूसरे को तलाक दे दिया करते हैं और उसके साथ अलग से अपनी जिंदगी को बिताया करते हैं। इस बात को सुनकर जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं तुमसे ये वादा करती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पति होता है वह थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद तकरीबन 1 महीने तक ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। पति पत्नी में बड़ा ही गहरा प्यार था, लेकिन 1 महीने बाद अचानक से एक दिन शाम के समय यहाँ पर पत्नी जब घर के अंदर खाना बना रही थी तो उसी दौरान उसको एक फोन आता है और उस फोन को सुनने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर जो अंजलि होती है उसके पास फोन आया था कि उसके पति का एक बहुत ही भीषण एक्सीडेंट हो गया है और उसे फलाने हॉस्पिटल में ले जाया गया है। पत्नी जो काम कर रही थी उस काम को छोड़ती है, फौरन से घर के अंदर से कुछ जमा किए हुए पैसे लेती है और लेने के बाद सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसके मन में ढेर सारे विचार आते हैं। वह सोचने लगती है कि क्या हुआ संतोष को, कहीं कुछ ऐसा वैसा नहीं हो गया हो, और ऐसा सोचते सोचते वह अपनी आंखों में आंसू लेकर हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच जाती है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं संतोष को कुछ ऐसा वैसा ना हो गया हो। फिर भी जो कुछ भी था वो उसका तो फेस उसे करना ही था, और इसी वजह से यहाँ पर जो अंजलि होती है वो जैसे तैसे हिम्मत करती है और हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाकर संतोष का नाम लेकर पूछने लगती है और कहती है कि अभी अभी कोई एक्सीडेंट केस आया होगा, मैं उसी की पत्नी हूँ। तो यहाँ पर रिसेप्शन वाले उसे इमरजेंसी वार्ड की तरफ इशारा कर देते हैं और कहते हैं कि वहां पर होगा संतोष। यहाँ पर जो पत्नी होती है वह भारी कदमों से उस जगह चली जाती है और वहां पर जाकर जैसे अपने पति की हालत देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि पति पूरी तरह से बेहोश पड़ा हुआ था और पूरी तरह से लहूलुहान पड़ा हुआ था। यहाँ पर जो संतोष होती है जब वहां पर रोने लगती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपको हिम्मत बांधनी होगी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, देखते हैं कैसा क्या होता है, कैसे कैसे करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं, लेकिन काफी देर ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसको होश नहीं आता है और उसके बाद डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं। यहाँ पर अंजलि बाहर ही बैठी हुई थी और उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं तो वह पूछने लगती है कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, कैसी हालत है मेरे पति की। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि देखो कुछ कह नहीं सकते, काफी गंभीर चोटें लग चुकी हैं और इन चोटों की वजह से आपके पति कोमा में चले गए हैं। अगले 2 दिन तक देखो, अगर होश आ जाता है तो ठीक है, अगर होश नहीं आया तो फिर कुछ कह नहीं सकते कि कब तक होश आएगा। इस बात को सुनकर अंजलि की आंखें नम हो जाती हैं और वह कहने लगती है कि क्या मैं अपने पति को देख सकती हूं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ देख सकती हो, लेकिन दूर से ही देखना क्योंकि तबीयत काफी ज्यादा नाजुक है। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वह अंदर जाती है और अपने पति को देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर रोने के बाद वह सोचती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसमें हम लोग भला कर ही क्या सकते हैं, ये तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। और वो ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पति को होश आ जाए, वरना न जाने कितना लंबा समय मुझे अपने पति के बिना बिताना पड़े। ऐसा सोचकर जो अंजलि होती है वह ऊपर वाले की प्रार्थना करती है और बार बार ये गुहार लगाती है कि कैसे भी करके मेरे पति को होश आ जाए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाला उसकी पुकार को सुनता भी है। जैसे 2 दिन कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर उसके पति को होश तो आ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल पागलों की सी हरकत कर रहा था।
अंजलि जब अपने पति को होश में आए हुए देखती है तो बड़ी खुश होती है, लेकिन तभी जब डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं तो वह बताते हैं कि देखो इनका दिमाग का कुछ हिस्सा ऐसा खराब हो गया है जिसकी वजह से अब ये जिंदगी भर शायद ऐसे ही रहेंगे और बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर अंजलि के पास जो कुछ भी पैसे थे वो सारे पैसे अपने पति के इलाज में वो लगा चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर अब जो पति है वो पूरी तरह से दिमागी तौर से पागल हो गया है। ऊपर से वह अपने हाथ पांव को भी नहीं हिला पाता है, केवल कुछ ऐसे वैसे शब्द बोला करता है जो अंजलि के समझ में भी नहीं आते हैं। ना तो वह अंजलि को पहचान पाता है और ना ही उसे ये पता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। अब जो डॉक्टर साहब ये सब कुछ देखते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि अंजलि के पास अब पैसे भी नहीं है, तो वह कहने लगते हैं देखिए अब इतना इलाज जो हमने कर दिया वो काफ़ी है, अब आप इसे घर पर ले जाओ, अब ये खाना भी खा सकते हैं और इसे घर पर ही रखकर इसका ट्रीटमेंट करा लो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। इस बात को सुनकर जो अंजलि होती है वह डॉक्टर साहब की बात मानती है और अपने पति को अपने उसी घर में ले आती है जो दोनों ने कभी सपनों का घर खरीदा था, लेकिन आज उस घर के अंदर अंजलि अकेली रह गई है। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और कुछ समय बाद तक अंजलि की हालत बद से बदतर हो जाती है क्योंकि इस घर की किस्त भी भरनी है, साथ में जो उसका बीमार पति है उसके इलाज के लिए भी पैसे चाहिए और वह अकेली नौकरी करने वाली थी। नौकरी से भी उसने छुट्टी ले रखी है क्योंकि यहाँ पर जो पति की देखरेख है वो कौन करेगा। इसी वजह से अंजलि फाइनेंशियल तौर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगती है। कई बार तो वो सोचती है कि इस घर को बेच देती हूँ, लेकिन फिर वो सोचती है कि इस घर को बेचने से भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर कम से कम सर तो छुपा हुआ है, अगर मैं इस घर को भी बेच देती हूं तो उसके बाद हम लोग कहां पड़े रहेंगे। ऐसा सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होती है और जो लोन उसने घर के ऊपर ले रखा था वो लोन भी ओवरड्यू हो जाता है और इसके बाद रिकवरी वाले उसके घर तक आने लगते हैं। रिकवरी में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम सतवीर होता है और सतवीर की उम्र तकरीबन 32 साल रही होगी और वह जब यहाँ पर आता है और अंजलि की हालत को देखता है तो उस पर बहुत ज्यादा तरस खाने लगता है। कहता है कि देखो मेरी तो ड्यूटी है और ड्यूटी की वजह से मुझे बार बार आना पड़ता है, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ क्योंकि मैं तुम्हारी चाहकर भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा लोन अमाउंट मैं कैसे चुका सकता हूं। हाँ ये जरूर कर सकता हूं कि मैं तुम्हें कुछ आर्थिक मदद दे दूं। ऐसा कहकर वह बार बार उसे कभी 10,000 कभी 15,000 इतने रुपए दे दिया करता है, लेकिन इन पैसों से कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पति की थोड़ी बहुत दवाइयां भी आया करती हैं और ऊपर से घर का खर्च और अब तक उसकी नौकरी भी पूरी तरह से छूट चुकी है। इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जो अंजलि है वो पूरी तरह से टूट जाती है और मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगती है। लेकिन जो रिकवरी वाला सतवीर होता है जिसकी उम्र 32 साल है, वह अंजलि की खूबसूरती को देखकर मन ही मन उसे प्यार करने लगता है, लेकिन उससे कह नहीं पाता है क्योंकि अंजलि जो थी वह काफी ज्यादा दुख में थी और ऐसे दुख में वह उसे और भी ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। यहाँ पर जो सतवीर होता है वह बार बार वहां पर आया करता और उसके बाद उसकी मदद के लिए उसे जितने पैसे हो जाए उतने पैसे दे दिया करता। और तभी यहाँ पर जो अंजलि होती है वो एक दिन उससे पूछ ही लेती है कि आप इतने सारे पैसे मुझे क्यों दिया करते हो, जबकि इनका कोई भरोसा भी नहीं है कि मैं आपके पैसों को लौटा पाती हूं या नहीं लौटा पाती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सतवीर होता है वो कहने लगता है कि भले ही आप इन पैसों को ना लौटाएं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आपकी मदद करके, क्योंकि जितना प्यार अपने पति से आप किया करती हो उतना शायद ही कोई महिला करती होगी। क्योंकि यहाँ पर जो सतवीर था उसका भी एक ऐसा ही कहानी थी। इसके बाद वो कहने लगती है कि क्यों आप ऐसा क्यों कह सकते हो, इस तरह से सभी पत्नियां प्यार किया करती होंगी। लेकिन तभी जो सतवीर है वो कहता है कि मैं इस सब चीज को भुगते बैठा हूं क्योंकि मेरी भी एक पत्नी थी, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करती थी। तो अंजलि कहने लगती है कि कैसी थी आपकी पत्नी जो आपसे प्यार नहीं किया करती थी और आपको कैसे पता कि वो आपसे प्यार नहीं करती थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो सतवीर है वो अपनी कहानी बताने लगता है। कहता है कि मैंने भी शादी की थी और शादी करने के बाद जब मेरी पत्नी मेरे घर के अंदर आती है तो उसके बाद छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे अपने जीजा से या अपने भाई से कंपेयर करने लगती है। कहती है कि मेरा भाई तो अपनी पत्नी को ये दिलाता है और मेरा जीजा मेरी बहन को ये दिलाता है, तो तुम भी मुझे ये चीज दिलाओ। और इस तरह से करके वो मुझे पूरी तरह से परेशान कर देती है। मैं कई बार उसे समझाने की कोशिश करता हूं लेकिन वो समझती नहीं है और उसके बाद अंत के दर्जे वो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाती है। मैं उससे कहता हूं कि नहीं ऐसा मत करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो मेरी मानती नहीं है और मुझे डिवोर्स देकर किसी और व्यक्ति से शादी कर लेती है। उसके बाद ये प्यार और रिश्तों से मेरा भरोसा ही उठ गया और मैं अपनी जिंदगी को अकेले ही व्यतीत किया करता हूँ। मेरे घर में मेरी माँ है और मैं और मेरी माँ अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। माँ ने कई बार शादी के लिए कहा लेकिन मैं मना कर दिया करता हूँ। हाँ, जब तुम्हारा प्यार देखा तुम्हारे पति के प्रति तो मुझे लगा कि महिलाएं ऐसी हुआ करती हैं और मुझे एहसास हुआ कि असली प्यार ये हुआ करता है।
इस बात को वह पूरी को सुना देता है और इस कहानी को सुनने के बाद यहाँ पर जब अंजलि होती है वो भी उसकी भावनाओं को समझती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इतना पैसा मुझे मत दिया करो, जो होगा मैं अपने आप कर लूंगी और तुम मुझे इतना सारा मत दो। यहाँ पर जो सतवीर होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे प्यार के लिए एक तोहफा है और इसे तुम अपने पास ही रखो, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर वो फिलहाल तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके मन के अंदर जो अंजलि के लिए प्यार था वह उसे रुकने नहीं देता और उसके बाद एक दिन जब वह वहां पर आता है उससे मिलने के लिए तो उससे इस बात के बारे में कह ही देता है। कहता है कि अंजलि देखो, काफी दिनों से मैं सोच रहा था तुम इस तरह से कब तक अपना जीवन व्यतीत करोगी, मैं कहां तक तुम्हें सहारा दूंगा और इस सहारे से भी तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। तो अंजलि कहती है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन अब मैं करूं भी तो क्या करूं। तो यहाँ पर जो सतवीर होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो उसके बाद मैं जो कमाया करता हूं वो पैसे भी तुम्हारे हो जाएंगे और उसके बाद मैं अपनी माँ को भी यहीं पर ले आऊंगा, मैं और मेरी माँ यहीं पर रह लेंगे और तुम्हारे पति की देखरेख तो मेरी माँ कर लेगी और तुम जो है नौकरी कर सकती हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अंजलि होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन तभी सतवीर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पति को हम अपने साथ ही रखेंगे और अगर तुम चाहो तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन करवा सकती हो। तो यहाँ पर जो अंजलि है वो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद इस बात के लिए हामी भर देती है। उसके बाद यहाँ पर जो सतवीर और अंजलि होते हैं वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी करने के बाद अंजलि जो होती है वो अपने पति को ही अपने पास रखा करती है और उसकी अच्छे से देखरेख किया करती है। यहाँ पर जो सतवीर की माँ होती है वह भी वहां पर आ जाती है और माँ को ये सब बातें पता होती हैं कि किस तरह से अंजलि अपने पति की सेवा किया करती है, क्योंकि सतवीर ने ये पूरी बातें उसे बता रखी हैं। सतवीर की माँ संतोष का अच्छे से ख्याल रखा करती है और यहाँ पर जो अंजलि होती है वह भी नौकरी पर जाने लगती है और नौकरी से लौटकर वह अपने पति का भी ख्याल रखा करती है। सतवीर साफ साफ कह देता है कि देखो, जब तक तुम्हें नहीं लगे कि हम दोनों को पति पत्नी की तरह रहना चाहिए तब तक तुम्हें बिल्कुल भी मेरे साथ कोई भी ऐसा वैसा काम करने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल से इस तरह से रहेंगे जिस तरह से एक दोस्त रहा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब सतवीर उसके पति की देखरेख करता है तो यहाँ पर अंजलि को भी मन ही मन उससे प्यार होने लगता है और उसके बाद जो अंजलि होती है वह उसके साथ पति पत्नी की तरह रहने लगती है। कुछ ही दिनों में उनको बच्चा हो जाता है और ये घर भी धीरे धीरे उन लोगों ने क्लियर कर दिया था। आज तक भी उसका जो पति संतोष है वो उसके साथ ही रहा करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर घर के अंदर अब 4 सदस्य हैं और चारों लोग एक परिवार की तरह रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।